हेलो फ्रेंड्स, मैं देवास के आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान का उत्कर्ष पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप थंबनेल को देखकर ये समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम सोल्व करने वाले हैं यूजीसी नेट इतिहास का जो 2018 का क्वेश्चन पेपर था, उसी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों बगैर देरी किए चलिए स्टार्ट नंबर पहला है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी है। सूची फर्स्ट में विचारकों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में जो विचारक थे उनके जो परिभाषाएं दी गई है उन परिभाषाओं के साथ मिलान करनी है। ओके, तो पहले विचारक है जीपी गुच। ओके, तो जीपी गुच का जो ये चार परिभाषाएं दी गई, इन चार परिभाषाओं में से कौन सा परिभाषा जीपी गुच के द्वारा दिया गया था, उन्हीं परिभाषाओं के साथ में बेसिकली मिलान करना है। ओके, तो चलिए जीपी गुच का कथन है तीसरा, मतलब इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। यानी भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन वाली बात किसने कही है? ये कही है जीपी गुच ने। दोस्तों, इस प्रकार के जो बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं उन स्टेटमेंट में आपको सिर्फ जो कीवर्ड होते हैं ना, उन कीवर्ड को ही याद रखना होता है। यही एक बेस्ट तरीका होता है ऐसे प्रश्नों को याद करने का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट फिर बी में दिया गया है हेनरी पिरन। अब हेनरी पिरन का कौन सा कथन है? इनका कथन है फोर्थ, है ना, यानी इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी। यानी हेनरी पिरन की कौन सी परिभाषा है? ये परिभाषा है इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी। यानी समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों की कहानी, है ना, की कार्यों के उपलब्धियों की कहानी। यानी उपलब्धियों की कहानी वाली बात किसने कही? ये कही है हेनरी पिरन ने। ओके, उसके बाद में भाई साहब है रेनियर, है ना। रेनियर का है पहला पहला यानी रेनियर का कौन सा कथन है? इनका कथन है संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। यानी व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण वाली बात कौन करते हैं? ये करते हैं रेनियर साहब। ओके, उसके बाद में साहब है वाल्स साहब, है ना। वाल्स साहब क्या करते हैं? ये कहते हैं, इनका कथन है या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का संयोग है जिसमें ना तो कोई स्वर है और ना कोई तर्क। यानी ना कोई स्वर और ना कोई तर्क वाली बात कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं वाल्स। यानी वाह, ना तो तर्क और ना ही स्वर वाली बात करें तो क्या हो गई? वाह वाह हो गई, है ना। यानी वाह वाही यानी हो गई किससे? स्वर और तर्क से। तो आप इस प्रकार से भी ट्रिक बना करके इनके कथन को आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों लेखक दिए गए हैं और उनके द्वारा जो शीर्षक है उनके साथ में मिलान करना है। उसके साथ में जो गलत कथन है उस गलत कथन को पहचानना है और हमें उसका राइट आंसर चयन करना है। ओके, तो पहला ए में है ए के मेती साहब, है ना। ए के मेती के बुक के शीर्षक का नाम है द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन गुप्त पीरियड। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद में आर के मुखर्जी, है ना। इनका इनके बुक का शीर्षक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग। ये भी बिल्कुल सही है। और भाई साहब है आरसी मजूमदार, हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट, है ना, तो ये भी सही है। और यदि डी में हम बात कर रहे हैं करते हैं तो डी में है टीवी महालिंगम। ओके, टीवी महालिंगम का लिंगम के शीर्षक दिखा रहा है यहाँ पर द पांडियंस किंगडम। ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघुपाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? किनके? बड़े लघुपाषाण, है ना।
लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो वह स्थान है संगनकल्लू। क्या है? संगनकल्लू। ओके, चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात होता है? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात होती है। ओके, तो इसके लिए देखते हैं दोस्तों कि मानव रूपी आकृतियां ये भी प्राप्त होती हैं, एंटेने छुरी का ये भी प्राप्त होते हैं, और मत्स्य भाला ये भी प्राप्त होते हैं, और चपटे पुरा कुठार ये भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी में 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित किस पुरा स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? यानी निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है आपको धोलावीरा से भी। कहाँ से? पेन ले लेता हूँ दोस्तों, है ना। धोलावीरा से भी मिलता है और मोहनजोदड़ो से भी कौशलता का प्रमाण। किस चीज़ का कौशलता? तकनीकी एवं जल संसाधन की व्यवस्था के संबंध में कुशलता का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? धोलावीरा से और मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इस पर हम देखेंगे तो 1 और 2, है ना। तो हम देखेंगे ऑप्शन में 1 और 2 किन में सही है। इधर दिया है क्या? हाँ, इधर दिया है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? तो यदुजन का भी उल्लेख मिलता है। ओके, उसके बाद में पुरुजन का भी उल्लेख मिलता है, चेदी का भी उल्लेख मिलता है और मत्स्य का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन हुआ करता था? ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में, है ना, कि वैदिक युग में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था पुरोहित। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रमुख 4 युग्म दिए गए हैं, उन 4 युग्मों में से कोई एक युग्म सुमेलित नहीं है। जो नहीं है वही हमें बताना है। ओके, चलिए तो उपनिषद कालीन एक साइड राजा दिए गए हैं, है ना, और एक साइड में राज्य दिए गए हैं। ओके, चलिए तो पहला है ए में अजात शत्रु मगध, ये तो बिल्कुल इसमें डाउट लग रहा है ना। अशुपति के कई बिल्कुल सही हैं। राजा जनक, है ना, राजा जनक कहाँ के थे? ये विदेह के थे, है ना। और प्रवाहिल जेवली ये थे पांचाल के। ठीक है, ये भी सही। इस प्रकार हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ये बिल्कुल नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। यानी दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य में मुख्य विवाद का क्या कारण था? दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म के संप्रदाय है? ये है जैन धर्म के, है ना। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, आपको मालूम ही है। ओके, चलिए हाँ, तो यहीं से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद का प्रमुख कारण क्या था? इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है प्रश्न, और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके, तो पहला आंसर आ जाएगा इसके लिए अनुशासन और कठोर जीवन। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न में फिर से कथन दे दिए गए, उनमें से जो कथन सुमेलित नहीं है
उसी का हमें क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, हाँ। तो लोरियानंदरागढ़ वृषभ ये बिल्कुल गलत ही लग रहा है, गलत ही ये तो। ठीक है, रामपुरवा सिंह ये भी बिल्कुल सही है, सांची सिंह ये भी सही है, और संकीशा गज है ना, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो इस प्रकार हम देख लेंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दोस्तों ये प्रश्न कथन एवं कारण से प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम क्या लगाते हैं बीच में, क्योंकि। ओके, हाँ, यदि हम बीच में क्योंकि लगाते हैं तो हम उस आंसर के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। ओके, तो कथन ए में क्या पूछा जा रहा है आपसे, है ना। कथन में कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। बीच में हम लगाएंगे क्योंकि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। ओके, चंद्रगुप्त की राजसभा में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने कौटिल्य का संज्ञान नहीं लिया है। ओके, इस प्रकार यदि हम बीच में क्योंकि लगाते हैं तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ना, निम्न संस्कारों में से कौन बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते थे, है ना। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि हमारे प्राचीन हिंदू धर्म के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार। ठीक है, उन्हीं 16 संस्कारों से आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। ओके, है ना। तो बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होने वाले जो संस्कार हुआ करते थे वही संस्कार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला गर्भधारण संस्कार। ठीक है, यानी माँ के गर्भ में जब शिशु हुआ करता है तो उस समय भी संस्कार किया जाता है। ठीक है, उस संस्कार को कहा जाता है गर्भधारण संस्कार। ठीक है, उसके बाद में पुंसवत संस्कार है। ठीक है, उसके बाद में सीमंतोन्नयन संस्कार। ठीक है, ये जो दोस्तों ये तीनों संस्कार जो हैं वो बच्चे के जन्म के पहले के संस्कार है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि बच्चे के जन्म से पहले कौन से संस्कार किए जाते थे, तो वो है गर्भधारण, सीमांतोन्नयन और पुंसवत संस्कार। इस प्रकार हम देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म सूत्र में समुद्र शय्यान को पत्नी कर्म कहा गया है। क्या कहा गया है, पत्नी कर्म। ठीक है, तो ये कहा गया है बौद्धायन में। ठीक है, किसमें, बौद्धायन में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किसे चिन्हित किया गया है ना। क्या पूछा जा रहा है, मैं प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूं कि शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या गया, छत्र से, बिल्कुल ये भी सही है, चरण चिन्ह से ये भी सही है, और धर्म चक्र से ये भी सही है, और बोधि वृक्ष से ये भी सही है। तो हम देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन डी में है। इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन अभिलेखों में भूमि दान के प्रतिग्रहिता को मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, उल्लेख नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध, ये भी है। राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध, ये भी सही है ना। राज कर्मचारियों द्वारा लवण के उत्खनन पर प्रतिबंध, ये भी है, और विष्टि पर प्रतिबंध ये बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित कराया है। क्या पूछा जा रहा है, आपसे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से
किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित कराया है? ठीक है, तो हर्ष ने भी कराया है, शशांक ने भी कराया है, और व्यंकटविशेष और वासुदेव, है ना। यानी ये हर्ष हर्ष के सिक्कों पर भी शिव अंकित है, उसके बाद में शशांक के भी सिक्कों पर, वासुदेव के भी सिक्कों पर, और व्यंकटविशेष के भी सिक्कों पर। इस प्रकार हम देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसमें है? ये है ऑप्शन डी में। इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ले लेता हूँ, ठीक है, चलिए। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है। ओके, सूची फर्स्ट में अभिलेख अभिलेख का स्थान दिया गया है, और सूची सेकंड में अभिलेख प्रचलनकर्ता का नाम दिया गया है। ओके, तो चलिए सूची फर्स्ट में है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख है ये रुद्रदामन से संबंधित है ना। और मंदसौर का अभिलेख आप जानते हैं दोस्तों, कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख है। ओके, उसके बाद में जोगढ़ है ना, जोगढ़ है ये है अशोक का। ठीक है, मेहरौली ये है चंद्र का। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। मैं एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। ओके, जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, बिल्कुल बहुत फेमस है, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, और कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख, ओके, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है दोस्तों, ये जोगढ़ है ना, जोगढ़ का संबंध है अशोक से। ठीक है, और मेहरौली, ठीक है, मेहरौली, ठीक है, मेहरौली ये है चंद्र से। दोस्तों ये जो मेहरौली है इसमें चंद्र लिखा हुआ है। ठीक है, इससे ये पता लगाया जाता है कि जो गुप्त कालन जो शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, उनके होने का प्रमाण मिलता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, ये कथन एवं कारण से संबंधित प्रश्न है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि कथन एवं कारण के जो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, मतलब हम बीच में क्या लगा देते हैं, क्योंकि या बिकॉज। ओके, चलिए, कथन ए में कह रहा है कि 5वीं शताब्दी में पहान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया है कि इस देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद में अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था, और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रित कर दिया था। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन हम जब बीच में क्योंकि लगाएंगे तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो मतलब क्या, इसमें ऑप्शन बी में दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे आप कथन ए जो है इसमें आपसे पहान के बारे में पूछा जा रहा कह रहा है। ठीक है, और कथन और आर में आपको अशोक के बारे में कह रहा है। तो आप ऐसे ही लॉजिक लगा सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम बीच में क्योंकि लगाते हैं तो बिल्कुल भी ये व्याख्या नहीं करेगा। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करती है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त एवं गुप्त उत्तरकाल के बंगाल की भूमि मापों के नाम है दिए गए कूट में सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार उनके कालानुक्रम को इंगित करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। ओके, यानी इनको भूमि माप दिए गए हैं, भूमि माप को आपको क्या क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जमाना है। ओके, तो सबसे पहले आपका आएगा पाटक, है ना, उसके बाद में आपका आ जाएगा कुल्लीवाप, और उसके बाद में आ जाएगा द्रोण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तीसरा, पहला, दूसरा, इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ये है गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल वंश के जो शासक थे, वो जो शासक है वो जल कर भी लिया करते थे, है ना। तो यहीं से आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं? ठीक है, तो ये क्या था? आर्यभट्ट ने। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे, है ना? निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे? नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो कौन कौन से प्रमुख बड़े तमिल संत थे, उनका क्या करना है? बेसिकली चयन करना है। ठीक है, तो अप्पार थे, ये भी बड़े तमिल संत थे। ओके, उसके बाद में सुंदर मूर्ति भी थे और मणिकक्कव सागर भी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा किस में है? ये है ऑप्शन ए में। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 कथन दे दिए गए हैं। ठीक है, 4 कथनों में से ऐसा कोई एक कथन होगा जो कि गलत है, तो उसी का हमको क्या करना है? चयन करना है। ओके, तो पहला कथन ए है, इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया था। बिल्कुल ये भी सही है। ओके, उसके बाद में बी में कह रहा है, कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया। ये भी सही है। और एलोरा में कृष्ण सेकंड के आदेश से कैलाश मंदिर काटकर बनाया गया था। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और फिर डी में है, कविराज मार्ग का लेखक नृपतुंग था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम क्या देखेंगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था? ठीक है, तो आपने जानते हैं कि चोल व्यवस्था किसके लिए? अपनी ग्राम सभा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उसमें क्या जो लगान वसूली का माध्यम था, तो क्या था? वो था ग्राम सभाएं हुआ करती थी। ग्राम सभाएं ही ये टैक्स कलेक्ट करने का कार्य किया करती थी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 25, कश्मीर में निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, यदि आप यूजीसी नेट का पेपर उठा करके देखेंगे, ओके, इतिहास सब्जेक्ट से, तो आपको कश्मीर के इतिहास से हर क्वेश्चन पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये कश्मीर के इतिहास से ही यह प्रश्न पूछा गया है, और इन फ्यूचर में भी आप देखेंगे, क्योंकि वो सिलेबस में है ना? तो वहां से आपको उनको पेपर सेटर को क्वेश्चन पेपर बनानी ही पड़ेगी। तो आप कश्मीर का इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। ओके, तो ये कश्मीर से ही आया हुआ है प्रश्न है। क्या है? कश्मीर में निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रम में रखिए, है ना? जो कश्मीर में जो प्रमुख शासकों ने शासन किया, उन्हीं शासकों को क्या करना है? क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे भाई भाई साहब दुर्लभ वर्धन। ठीक है, उसके बाद में आ जाएंगे चंद्रापीठ, है ना? उसके बाद में आ जाएंगे ललितादित्य, मुक्तापीठ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में अवंती वर्मन। इस प्रकार से हम देखेंगे 3 2 4 1, 3 2 4 1, है ना? 3 2 4 1 के ऑप्शन सी में। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके लिखे जाने के क्रम में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, चलिए समय के अनुसार क्या कहा जा रहा है? लिखे जाने के क्रम के अनुसार। ठीक है, यानी अपने टाइम पीरियड काल के ही अनुसार। ओके, चलिए तो सबसे पहले आ जाएंगे अपने विक्रमार्जुनियम। ठीक है, उसके बाद में आ जाएंगे मिताक्षरा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा मान सोल्लास। ओके, उसके बाद में आ जाएगा चतुवर्ग चिंतामणि। ठीक है, तो है ना? तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इस प्रकार के प्रश्न काफी डिफिकल्टी प्रश्न आते हैं दोस्तों। इनको यदि आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, तो यदि एक बुक का सजेस्ट करूंगा मैं आपको, सौरभ चौबे की बुक, है ना? ये सारे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएंगे सौरभ चौबे की बुक में। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है तथा लाट संधि विग्रहक है? ठीक है,
है ना। क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, आपको मैं प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूँ। किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है? ठीक है, तो ये है चालुक्य, है ना, कल्याणी के चालुक्य के, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होना चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे। और 27वां प्रश्न है, ठीक है। हाँ दोस्तों, उसका ठीक है, 27वां प्रश्न है, ठीक है। तो 27 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक, 28। निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रम में रखें। ठीक है, फिर से ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आ गया है। ठीक है, इसको फिर से हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे भाई साहब प्रतिहार, भोज, है ना। उसके बाद में आ जाएंगे कलचुरी कर्ण, है ना। उसके बाद में आ जाएंगे चंदेल, परमार्दी देव। उसके बाद में गहड़वाल। ठीक है, गहड़वाल कौन से, है ना, ये गहड़वाल वंश के शासक। ठीक है, तो क्या जाए, सबसे पहले प्रतिहार, उसके बाद में कलचुरी कर्ण, उसके बाद में चंदेर, परमार्दी देव। ठीक है। हाँ, दोस्तों 2 मिनट, ये कुछ यहाँ कुछ गलत हो गया है ना। हाँ, मैं क्वेश्चन को फिर से रीड कर देता हूँ। निम्नलिखित राजाओं को क्या करना है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जमाना है। ओके, उस हाँ, तो सबसे पहले आ जाएंगे प्रतिहार, भोज। ओके, उसके बाद में आ जाएंगे कलचुरी कर्ण, है ना। उसके बाद में आ जाएंगे गहड़वाल गोविंद चंद्र, उसके बाद में लास्ट में आ जाएंगे चंदेल, परमार्दी देव। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों आपको सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है ना। सूची फर्स्ट में मंदिर दिए गए हैं और सूची सेकंड में उन मंदिर के निर्माण कर्ता दिए गए हैं। ओके, तो पहला मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये है भुवनेश्वर में। ठीक है ना। तो इस मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, तो ये है कोला देवी, है ना, कोला देवी। ब्रह्मदेश्वर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, कोला देवी। ओके, उसके बाद में लक्ष्मण मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये है सिरपुर में, है ना। इसके निर्माणकर्ता है वास्ता। ओके, उसके बाद में तीसरा है मल्लिकार्जुन मंदिर, है ना, जिसका निर्माण करता है त्रिलोक त्रिलोक महादेवी, है ना। उसके बाद में विरूपाक्ष मंदिर, है ना, तो इनका निर्माण करता है लोक महादेवी, है ना। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न काफी डिफिकल्ट प्रश्न होते हैं और इन्हीं टॉपिक से या इन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्न पूछा ही जाता है। आप सारे लगे तो आप ओल्ड पेपर देख लीजिए। ओके, है ना। तो मैं प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूँ। बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण करता है कौन है, कोला देवी है। ओके, और जो लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर का, उनके निर्माण करता है वास्ता। ओके, उसके बाद में मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण करता है त्रिलोक महादेवी और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करता है लोक महादेवी। ओके, चलिए इस प्रकार से हम देखेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी कथन एवं कारण से संबंधित प्रश्न है। ओके, है ना। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है ना। सूची फर्स्ट में जैन ग्रंथ दिए गए हैं और सूची सेकंड में क्या, लेखक दिए गए हैं। ओके, तो पहला है कुलई माला, है ना। तो कुलई माला के लेखक कौन है, तो इनके लेखक है उद्योतन सूरी। ओके, उसके बाद में सम्राइच्छा सम्राइच्छ कहा, है ना, तो इसके लेखक है हरिभद्र सूरी। ओके, उसके बाद में तिलक मंजरी, इनके लेखक है धनपाल। ओके, उसके बाद में यशस्ती मूलक चंपू, इनके लेखक है सोमदेव। ओके, तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न है गोलखी मठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, है ना। 4 कथन दिए गए हैं, इन 4 कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं, हमें उन सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, तो पहला कथन है यह डहाल मंडप में स्थित है, बिल्कुल ये भी कथन सही है। ओके, दूसरा यह एक सेव मठ था, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा इसके रख रखाव के लिए कलचुरी युवराज फर्स्ट ने ग्राम दान दिया था, ये भी बिल्कुल सही है।
है ना। और चौथा, सद्भाव शंभु मठ के महंत मठ के प्रमुख थे। कौन? सद्भाव शंभु। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन डी में। इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का उपयोग होता था। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न को फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का उपयोग कहाँ होता था? ठीक है, या किस चीज के लिए होता था? तो ये होता था कूपों द्वारा सिंचाई हेतु, है ना। जो नलकूप होते थे उनके द्वारा सिंचाई के हेतु इसका किसका? घंटी यंत्र का उपयोग होता था। ओके, चलिए मैं फिर से पेन ले लेता हूँ। ठीक है, कूपों द्वारा। ठीक है, आप देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से कुआं होता है। यहाँ पर कोई डब्बे डब्बे बने होते हैं और उस डब्बे को किसके? बेल के द्वारा इस प्रकार से खींचा जाता है, उसे कहा जाता है घंटी यंत्र। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित वक्तव्य दिए गए हैं ना। हाँ दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी, ये भी कथन कारण से संबंधित प्रश्न है ना। इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना। तो कथन ए में दिया गया है, जयवर्मन सेकंड ने कंबोज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके द्वारा वह कंबोज को स्वतंत्र रखना चाहता था। तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करती है। तो इस प्रकार से क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, अरब यात्री कौन है? इस्तखरी। दोस्तों आप नाम भी बिल्कुल अलग ही सुन रहे होंगे, है ना। ठीक है, इस्तखरी, है ना। तो उनके बारे में चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो स्टेटमेंट सही नहीं है उसी का हमको क्या चयन करना है। ओके, चलिए, है ना। तो वहां एक खुरासन में कार्ख का निवासी था। तो बिल्कुल ये तो कार्ख का निवासी कहाँ? ये तो यहीं से बिल्कुल गलत दिख रहा है ना। चलिए, डाउट सा लग रहा है। उसके बाद में डी में उसने 951 में भारत की यात्रा की थी, है ना। तो ये अरब यात्री था। ठीक है, तो ये तो कहीं कुछ बिल्कुल सही रहेगा। उसने किताब अल अखलीम और मसालिक वल मसालिक लिखा, ये भी सही है ना। कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया था, ये भी सही है। तो इसमें हम लोग का डाउट किस में हो रहा है? ये ऑप्शन ए में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वह खुरासन में कर्क का निवासी था, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सही नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अपनी स्क्रीन में ले लेता हूँ, है ना, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, हाँ, ओके, अब लेता हूँ पेन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, यानी चार वक्तव्य दिए गए हैं। उन वक्तव्यों में से कौन कौन से वक्तव्य सही है, हमें उन वक्तव्य का क्या चयन करना है। ओके, तो वक्तव्य पहला है, सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। तो बिल्कुल ये कथन इल्तुतमिश के संदर्भ में सही है। ओके, और दूसरा कथन है कि वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियां रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी। ये बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे, इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, फिलहाल इसको अपन रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है, रजिया को अपना उत्तराधिकार नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की। बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। उसके बाद में पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसने सूफियों को सौहार्द हासिल था। ठीक है, जिसका उसने पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल ये भी सही है ना। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से कथन इल्तुतमिश के संदर्भ में सही। तो पहला भी सही है, ठीक है, उसके बाद में तीसरा भी सही है और
चौथा भी सही है ना। तो हम देखेंगे अपने ऑप्शन में पहला तीसरा चौथा किस में है, पहला तीसरा चौथा ये है सी में है ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से ये जो दूसरा कथन है ये बिल्कुल गलत है। ओके, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं। ठीक है, तो खजान ए खुसरवी है ना, ये भी है। नूह सिपहर ये भी है। किरात उस साधन ये भी है। ठीक है, और गुनियात उल मुनियात ये बिल्कुल नहीं है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है ना। ये अमीर खुसरो से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो मैं फिर से ये रिपीट कर देता हूँ कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, इजाज खुसरवी ये भी अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, नूह सिपहर ये भी अमीर खुसरो की रचना है। और किरासुल सादन ये भी अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, तो गुनियातुल मुनियान ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था। तो ये क्या था, जैनुल अब्दीन ने। किसने किया था, जैनुल अब्दीन। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जैनुल अब्दीन को ही कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना है आपको इस पॉइंट को। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी। क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में, आपसे पूछा जा रहा है जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी। तो ये थी भाई साहब मालवा और गुजरात से संबंधित थी। किस क्षेत्र से, मालवा और गुजरात से। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी कथन एवं कारण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपसे। ठीक है, चलिए मैं इसको फिर से जूम कर लेता हूँ। ठीक है ना, ताकि ये सारा डिस्प्ले में आ सके। ओके, अब मैं ले लेता हूँ पेन। ओके, हाँ, तो कथन ए में कह रहा है कि बर्नी लिखता है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ। फिर फिर भी मैंने बर्नी उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजमा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा कि वह बहुत सारे मालिकों जे मलिकों से ज्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचा। गुजरात, मुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया। बीच में हम क्या लगाएंगे, क्योंकि है ना। तो क्योंकि सुल्तान का यह मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति हो। प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हो उन्हें उसने खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। ओके, तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान ने फारसी राजतंत्री परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसे पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगाया था, है ना, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संदर्भ में थी, है ना, में भी, है ना, उन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण करने के लिए ललायत था, है ना। तो ये कथन किस सुल्तान के संदर्भ में है। तो ये है इल्तुतमिश के संदर्भ में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किन सुल्तानों ने आदेश दिया था कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों के बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएगी, है ना। ये कथन कौन कौन से शासक ने दिया था, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। ओके, तो ये हम देखेंगे फिरोज तुगलक, इनने भी ये दिया था, और नेक्स्ट थे सिकंदर लोदी, है ना। तो ऑप्शन बी में देखेंगे तो दूसरा और चौथा ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये भी आपसे कथन एवं कारण से संबंधित प्रश्न है। ओके, कथन ए में कह रहा है कि बलबन ने महत्वपूर्ण एकताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की, जिसका चयन मुशर्रफों से किया गया। वह एक दीवानी अधिकारी था और उसका कार्य लेखा और रिकॉर्ड से संबंधित था, क्योंकि वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि और एकताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण को दर्शाती है। ठीक है, तो यदि हम बीच में क्योंकि लगाते हैं तो कथन एवं कारण ये सही बैठता है। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है ना। यानी यहाँ पर 4 वक्तव्य दे दिए गए हैं। 4 वक्तव्यों में से जो वक्तव्य सही नहीं है उसका हमें क्या करना है, चयन करना है। ओके, हाँ, तो वक्तव्य फर्स्ट में, अकबर के शासन के आरंभिक वर्षों में उसके अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे, बिल्कुल ये भी सही है। ओके, उसके बाद में बी में 1561 में उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की, जिन्हें अपने पैतृक स्थानों को मनसब की एवज में रखने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। ओके, उसके बाद में साथ ही वह शेखजादा भारतीय मुसलमानों को यानी मुसलमानों को अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था, बिल्कुल ये तो कथन है ना, कथन बिल्कुल ही बिल्कुल सही नहीं है। इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। ओके, उसके बाद में अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसने उनकी जागीरें वापस ली और उन्हें नकदी भुगतान किया। साथ ही घुड़सवार सेना के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उसने दाग और उपस्थिति संबंधी नियम सख्ती से लागू किए। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो जो गलत है ना, जो सही नहीं है उसका हमें क्या करना था, चयन करना था। तो जो सही नहीं क्या वो है सी है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न है ना, इधर भी कथन दिए गए हैं क्या, चलिए हाँ इधर भी दिए गए हैं। ओके, देख लेते हैं पहले प्रश्न को। हाँ, कबीर की रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ओके, कबीर की रचनाएं दी गई है, उन रचनाओं के संदर्भ में कुछ कथन, 4 कथन दिए गए हैं, है ना। तो उन कथनों में कौन से कथन सही हैं, हमें उन कथनों का क्या चयन करना है। ठीक है, तो कथन पहला है, कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों के सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रहों में बीजक है, बिल्कुल सही है। बीजक है जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट कथन है, पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा पंचवानी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रमाणिक है, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, हाँ, फिर थर्ड कथन है, सालट वाडविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है, ये भी सही है। ओके, उसके बाद में डेविड लॉरेंजन का मानना है कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, तो ये भी सही है ना। तो चारों पहला दूसरा तीसरा सही है, तीसरा और चौथा भी सही है ना। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन डी में। ओके, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न जो भी है ये भी कथन एवं कारण सोची
है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं मिलान। सूची फर्स्ट में तकनीक दिए गए हैं, है ना, और सूची सेकंड में क्या दिए, उन तकनीकों के प्राप्त होने के स्रोत दिए गए हैं। ओके, तो भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये होता है ईसामी है ना, ईसामी ने जो बुक लिखी है ना, उसके माध्यम से भारत में चरखे का प्रथम साक्ष्य होने की मतलब जानकारी प्राप्त होती है। ओके, उसके बाद में साबुन निर्माण है ना, ये सीरत फिरोज शाही में साबुन निर्माण से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ओके, उसके बाद में सिलेंडर और पिस्टन चर्चिल है ना, तो ये है मॉन्सेरट। उसके बाद में धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेंच है ना, इसका है थीवनो, है ना, यानी धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेंच की जानकारी किससे मिलती है? ये थीवनो से मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी कथन एवं कारण से संबंधित प्रश्न है ना। कथन कथन ए में क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं डिटेल से, है ना। कथन ए में मध्यकाल में दाम तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपया चांदी के मूल्य का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। ठीक है, चलिए फिर कथन न हो गया। अब कारण में क्या कह रहा है ना, कारण भी देख लेते हैं ना। कारण बीच में हम लगाएंगे क्योंकि तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली विंध्य श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इनके साथ इसकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्य के अंतरों के प्रसार को तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती थी। ओके, तो ये तो बिल्कुल वैसे भी गलत ही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो कथन ए जो है ये बिल्कुल सही है, और जो कारण जो आर कह रहा है ये बिल्कुल गलत है। ओके, तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ऑप्शन सी में ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था? ठीक है, तो वह राजा कौन था? तो यह था मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही वतन में, है ना, अपने ही वतन की जो मकराना की जो संगमरमर थी उनका प्रयोग करने के लिए रोका गया था, है ना। तो उस शासक का नाम पूछा जा रहा है, तो वो थे मिर्जा राजा जयसिंह। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओके, है ना, 4 युग्म दे दिए गए हैं, उनमें से जो सुमेलित नहीं है उसी का हमको क्या चयन करना है। ठीक है, पहला निकोलो कॉन्टी, ठीक है, ये किस देश के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे, बिल्कुल सही है। ओके, फिर अथनोसियत निकितन, ये रूस के रहने वाले थे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बतूता ये मोरक्को के रहने वाले थे, जो कि किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक, है ना, अब्दुल रज्जाक सीरिया, है ना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे, कौन? अब्दुल रज्जाक। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उसके परदादा ने बहुत सारे पशुओं, पौधों और लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया था। इस शाही परदादा प्रपोत्र की जोड़ी को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम देखेंगे जहांगीर और बाबर। ठीक है, यानी ये जो कथन है ना कि बहुत सारे पशु पौधों के लोगों चित्रों के बारे में, पौधों के बारे में लिखा, किसने लिखा था? ये लिखा था बाबर ने। ठीक है ना, और उसके जो प्रपोत्र कौन आ जाएंगे? ये आ जाएंगे जहांगीर। ओके, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाया करती थी? ठीक है, मैं प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूँ।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं सोने से पहले, है ना, सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाया करती थी। तो वह शासक कौन था, है ना, उस शासक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो शासक का नाम था अकबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, यदि अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।